जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैंने 15 दिसंबर 2021 को अपने एकेडमी जिसका नाम है फेस एकेडमी मेन फ्यूचर फाउंडेशन एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इफ्तिताह किया। और तकरीबन कोई 15 दिन हुए हैं कि ये एकेडमी में मेरे एकेडमी में क्लासेस स्टार्ट है बकायदा। और इसके साथ मैंने अब ये सोचा कि क्यों ना कि जो चीज़ें मैं बच्चों को यहाँ पे अपने एकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ, क्यों ना यही चीज़ें मैं आ, उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश एसे या बाकी जो सीएसएस की जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो इनमें इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उनके लिए क्यों ना मैं अपनी चैनल फेसबुक फेसबुक पेज, इसके अलावा जो मेरा पेज है फेस एकेडमी के नाम से, उस पर और इंशाल्लाह एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये जो मुख्तलिफ टॉपिक्स आएंगे तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मेरे फेसबुक पेज पे, इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आप मेरे ये वीडियो देख सकेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की है क्लासेस की, तो सबसे पहले मैंने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के से की है। कंपल्सरी सब्जेक्ट क्योंकि सीएसएस में हमारे पास बुनियादी तौर पर 6 पेपर्स हैं, कंपल्सरी पेपर्स, जिसमें इंग्लिश एसे हैं, ट्रेसेस एंड कंपोजिशन है, इसके अलावा जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस है, इसके साथ करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और इस्लामियात के पेपर्स। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया एकेडमी में, जो मैंने क्लासेस स्टार्ट की है, तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ एसे। आज हम थोड़ा सा एसे के बारे में इसको समझने की कोशिश हम करेंगे कि बुनियादी तौर पर एसे एसे है क्या और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों। तो आज एसे को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि एसे जो है दिस इज लिटरेरी कंपोजिशन। ये एक लिटरेरी कंपोजिशन है ऑन एनी टॉपिक, ऑन एनी सब्जेक्ट और टॉपिक। बुनियादी तौर पर ये एक लिटरेरी कंपोजिशन है और लिटरेरी कंपोजिशन इसी को हम कुछ इस तरह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी जो है किसी भी इशू के ऊपर आ सकते हैं, किसी भी टॉपिक और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि इसी जो है वो एक ऐसी कंपोजिंग एक बॉडी है जिसमें हम उसकी किसी भी टॉपिक के ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। तो उन सब पार्ट्स को एक जगह पर एक यूनिटी और कोहेरेंस के साथ, अरेंजमेंट के साथ लिखना और उसको एक ख़ास तरतीब के साथ कंपोज करना जो है ऐसे ही किया। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई कोई टॉपिक मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ कि challenges challenges for Pakistan in 21st century in 21st century। अगर ये मिसाल के तौर पर एक मिसाल में दे रहा हूँ, ये एक ऐसे हैं कि जिसमें चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इन 21st सेंचुरी हैं। अब जाहिर है ये चैलेंजेस जो हैं ये वेरियस चैलेंजेस है, ये कोई एक चैलेंज नहीं है। ये पॉलिटिकल चैलेंज भी हो सकता है, ये सोशल चैलेंज भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल, इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस, इसके अलावा एजुकेशनल इश्यूज हो सकते हैं, एजुकेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब इन सब कंपोनेंट्स को मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। अब मिसाल के तौर पर इसके पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, सोशल भी हैं, इश्यूज भी हैं, इसके
इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, इसके साथ एनर्जी क्राइसिस भी है, इसके साथ एजुकेशनल चैलेंजेस भी हैं, एजुकेशनल चैलेंजेस भी होंगे, और इसके साथ एजुकेशनल चैलेंजेस, इसके साथ हेल्थ के चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स हैं, और ये सारे वो इश्यूज हैं जिसको हमने क्या करना है, कंपोज करना है। अब कंपोज किस तरह हमने करना है कि ये सारे पार्ट्स जो हैं इसको हम एक खास खास तरीके से इस तरह कंपोज करें कि ये सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, और इस तरह जुड़ जाए कि हर पार्ट्स जो हैं वो अपनी जगह पर एक खास अरेंजमेंट के साथ फिट हो। एक खास, ये ना हो कि उसमें कोई अरेंजमेंट ना हो, आपने शुरू कहीं से किया है और आपके बीच में जो आपके पैराग्राफ्स है जिसमें आपकी मेन बॉडी है जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कुछ लिखा है, आउटलाइन में कुछ लिखा है, इसके अलावा सॉल्यूशंस आपने ना दिए हो, या कंक्लूजन जो है वो आपने सही नहीं दिया हो। तो इसलिए इससे को बुनियादी तौर पर इस तरह हम कंपोज करते हैं कि इसके सारे पार्ट्स जो हैं हमें पता हो कि ये प्रॉपर तरीके से हम स्टार्ट करें, कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, किस तरह लिखना है, पहले हमने क्या लिखना है, बाद में हमने क्या लिखना है, और उसके बाद हमने क्या लिखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम एक ख़ास सिस्टमेटिक वे से करते हैं, और एक ख़ास सिस्टमेटिक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं इन सबको कंपोज करने के लिए। अगर इसको मैं थोड़ा सा और वाज़ेह करना चाहूँ तो मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर एक व्हीकल है, व्हीकल है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। जिस मिसाल के तौर पर बॉडी हो सकती है उसकी, उसके टायर्स हो सकते हैं, उसके स्ट्रिंग है, उसके व्हील्स हैं, उसकी इंजन है, उसकी सीट्स हैं। ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं, ये हर पार्ट जो है एक साथ नहीं बनते, बल्कि ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ उसकी जो यूनिट्स हैं वहाँ पे तैयार किए जाते हैं। बाद में ये सारे डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको इस तरह से कंपोज करते हैं, इस तरह तरतीब देते हैं कि ये एक कम्पैक्ट बॉडी हमारे पास आ जाती है जो कि ये किसी भी व्हीकल की शक्ल में होती है। इसी तरह जैसे यहाँ पे इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको एक ख़ास तरतीब और अरेंजमेंट दे करके हम एक व्हीकल बनाते हैं, इसी तरह हम हिस्से को भी उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उनको हम इस तरह कंपोज करते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक वे के साथ उसकी अरेंजमेंट करते हैं और इसको इस तरह कंपोज करते हैं। अब बात यह है कि एसी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। देखें, आप कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लें उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी एसी की। ये आपके सीएसएस की एग्ज़ाम में भी एसी आ सकता है, बल्कि हैं। इसके अलावा आपकी पीसीएस की एग्ज़ाम में भी हैं। इसके अलावा आपकी जितनी भी एग्ज़ाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो 1 पेपर हो, 2 पेपर हो, 3 पेपर हो, फुल एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें एसी जो है वो एक लाजमी उनका पार्ट है, लाजमी हिस्सा है। इससे के बगैर आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसी को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। एसी को इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि एसी जो है ये एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए हम ये जांचने की कोशिश करते हैं कि आया जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, उसको इंग्लिश आती भी है कि नहीं आती। अब इंग्लिश को ऐसे एक वाहिद ऐसा स्किल है जिसके ज़रिए हम इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स देखते हैं इंग्लिश के हवाले से। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि सबसे पहले ऐसे में हम क्या देखते हैं कि आपके राइटिंग स्किल्स के बारे में हम क्या करते हैं, आपके राइटिंग स्किल्स के बारे में जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके राइटिंग, क्योंकि राइटिंग के बगैर जो है हमारी, क्योंकि आपने जिधर भी जाना है, जहाँ पे भी जाना है, तो आपके राइटिंग स्किल्स जो है ख़ासतौर ऑफिस में, क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, आपको
लिखना पड़ता है आपको, और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो इससे में सबसे पहले हम राइटिंग स्किल्स देखते हैं। इसके साथ हम अब इसे लिखने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, हमें डेटा की ज़रूरत है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम किसी भी टॉपिक के ऊपर नहीं लिख सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो। अब इंफॉर्मेशन की भी हमारे पास जो है अब इंफॉर्मेशन को किस तरह, ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन को हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह मतलब इतनी नॉलेज हमारे पास आ सकती है कि हम इजीली किसी हिस्से को अटेम्प्ट कर सकें। तो नॉलेज के लिए बेसिकली चार चीज़ें हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले जो है वो रीडिंग है, वो रीडिंग है। सेकेंडली हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, और थर्ड हमारे पास थिंकिंग है, और नंबर फोर जो है हमारे पास राइटिंग। अब इंफॉर्मेशन के जो मेन जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो ये चार। अब रीडिंग के ऊपर, अब रीडिंग जो है, रीडिंग ये सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें रीडिंग करनी चाहिए। अब रीडिंग नॉलेज का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, हमारे पास बुक्स। क्या है? बुक्स हैं। बुक्स जो है वो इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा जरिया है दुनिया। लेकिन बुक ये है कि बुक के अंदर जो है, ज़ाहिर हर बुक का एक ख़ास सब्जेक्ट होता है, एक ख़ास कंसेप्ट होता है, एक ख़ास बुक, हर बुक जो है वो एक ख़ास टॉपिक के गिर्द होती है। लिहाजा अब बुक्स इस मॉडर्न ईरा में पढ़ना और एक ख़ास बुक जो आपको ज़रूरत है वो ढूंढना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए इसके साथ जो है बुक अगरचे ये एक प्राइमरी सोर्स है फॉर इंफॉर्मेशन गेटिंग, इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे ज़िक्र करूँगा। आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स? वो आर्टिकल्स मिसाल के तौर पर हमारे पास मैगज़ीन आते हैं, वर्ल्ड टाइम, जहांगीर के मैगज़ीन आते हैं, बाकी हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, मैगज़ीन्स हैं। वो जो है मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। तो ये आर्टिकल्स जो है ये हम इजीली इसको पढ़ भी सकते हैं, इसकी लेंथ भी कम है। अब बुक्स जो है वो 500-600 पेजेस पे एक ही बुक मुश्तमिल होती है, तो उससे उसको पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जबकि आर्टिकल्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं और उसको पढ़ना भी आसान है, और उसको और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही टॉपिक हो, मुख्तलिफ टॉपिक्स आ सकते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स आ सकते हैं। इसके साथ कॉलम्स हैं। कॉलम्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर मैं एडवाइस करूँगा कि जो उर्दू न्यूज़पेपर हैं जंग, उसके कॉलम्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए मैं ये जंग न्यूज़पेपर के कॉलम्स एडवाइस करना चाहूँगा कि जो जंग न्यूज़पेपर के जितने भी राइटर्स हैं, जो कॉलम निगार हैं, वो सारे सीनियर हैं, वो सारे अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनके एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हैं बाकियों के निस्बत, और ये आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं उसके बारे में आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। और कॉलम्स आप, वैसे भी कॉलम्स की लेंथ इतनी नहीं होती, तो आप उसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल है न्यूज़पेपर का, वो भी एडिटोरियल जो है ये बुनियादी तौर पर न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी है, किसी भी न्यूज़पेपर की पॉलिसी जो है वो उसकी एडिटोरियल जो कॉलम है न्यूज़पेपर का उसमें बयान की जाती है। इसमें भी अक्सर जितने भी इश्यूज होते हैं तो उस खास न्यूज़पेपर की या जो मीडिया है उसकी अपनी जो पॉलिसी है या उनकी जो सोच है उस इशू के मुतालिक, तो वो इसमें बयान की जाती है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन है। रीडिंग के बाद जो हमारे पास सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी वाक़ये को, किसी भी इवेंट को जो सोसाइटी में हो रहा है, जो आपके मुल्क में हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कोई इकोनॉमिकल कोई इवेंट हो, तो उसको आप ऑब्जर्व करें। आप उसको सिर्फ एक इवेंट के तौर पर न देखें, बल्कि उसके ऊपर
कॉलम्स पढ़ते हैं, आप सोसाइटी में ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके ऊपर आप सोचते हैं और ये आहिस्ता-आहिस्ता आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है वो इज़ाफ़ा करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन दैट इज़ राइटिंग, क्योंकि राइटिंग बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी अपने मकसद तक नहीं पहुँच सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छा एस्से लिखूँ और मैं एक अच्छा राइटर बनूँ, तो उसके लिए लिखाई, राइटिंग दैट इज़ फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर अगर आप राइटिंग नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप जो है, जो चीज़ आपको चाहिए या जो स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हैं, वो मुश्किल बन जाते हैं। इसके साथ एस्से में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ हुआ है, प्रेडिकेट कहाँ पे यूज़ हुआ है, जो सेंटेंस के अंदर आया उसका जो मफ़हूम है आया, वो वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। आया सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, उसकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो वाज़ेह है और उसको समझने में कोई मुश्किल तो नहीं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हम देखते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले जो फ्रेज़ल वर्ब है, वो हम देखते हैं कि वो सही तौर पर इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं हुए। इसके साथ हमारे पास ग्रामर, ग्रामर जो है ये बेसिक है, दिस इज़ बेसिक टू इंग्लिश लैंग्वेज। अब ग्रामर के अंदर हम टेंसेस को देखते हैं, यानी अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लिख लिखने में और बोलने में बहुत कमज़ोर हैं। क्योंकि अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप कभी भी करेक्ट राइटिंग नहीं कर सकते। लिहाजा आपके टेंसेस एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके साथ इसमें जो एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो ख़ास तौर पर जो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं या जो कोटेड वर्ड्स हैं डायरेक्ट स्पीच में, उसको किस तरह इस्तेमाल किया गया है, तो ये चीज़ें भी देखे जाते हैं। इसके साथ जो